friends, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics, which make your study easy and comfortable. तो बच्चे से लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की उससे पिछली वीडियो के अंदर। फिर हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जिसमें हमने उसका रिएक्शन करवाया मेटल्स और नॉन मेटल्स का विद ऑक्सीजन, जहां पे हमने चेक किया जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं दे आर बेसिक इन नेचर और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। उसके बाद हमने उनका रिएक्शन करवाया विद वाटर। वहां पे हमने देखा हमारे पास जो मेटल है कुछ मेटल है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे हमने सोडियम की बात की है ना, उसको आप एयर में रखते हो तो भी वो आग पकड़ लेता है, पानी में रखते हो तो भी वो आग पकड़ लेता है, तो उसको हम केरोसिन में डिप करके रखते हैं। सिमिलरली कुछ नॉन मेटल्स की हमने बात की थी, जैसे फॉस्फोरस है जो एयर के अंदर बहुत ज्यादा कह सकते हैं रिएक्टिव है लेकिन वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, जो कि एक नॉन मेटल है। तो बेटा इसी सीक्वेंस में हमारे पास कुछ और रिएक्शंस हमको परफॉर्म करके देखने हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, जिनसे हम उनको और अच्छी तरीके से समझ सके और उनको जो डिफरेंस उनके बीच में कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट करवा के देखेंगे विद एसिड्स एंड देन विद बेसिस। एसिड और बेस क्या है ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा। अपन अगर सिंपल सी बात भाषा में बात करें, एसिड्स वो सब्सटेंस है जो सोर इन टेस्ट, जो खट्टी चीजें होती हैं। जैसे आपने सुना होगा लेमन है उसके अंदर भी एसिड होता है हमारे पास, है ना। इमली है उसके अंदर एसिड होता है, कर्ड है उसके अंदर एसिड होता है। सिमिलरली बेसिस आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। ये हमारा अलग टॉपिक रहेगा एसिड बेस के बारे में, लेकिन फिलहाल हम जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनको रिएक्ट करवा के देखेंगे विद एसिड्स एंड बेस। उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ सैंपल्स ले लेंगे, है ना। कुछ सैंपल लेंगे हम कुछ मेटल्स के, कुछ नॉन मेटल्स के। जैसे मेटल्स में आप कुछ भी ले सकते हो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, एनीथिंग। इसके अलावा फिर आप नॉन मेटल में कोल, सल्फर, है ना, इस तरीके के आप सैंपल्स ले सकते हो। अब रिएक्शन में करना क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम आपको शो हो रही है। इसके अंदर आप देख सकते हो हमको किस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म करना है। एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर आप कोई मेटल कह सकते हैं, जैसे आप जिंक की बात करो, जिंक आपने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ अमाउंट में एसिड ऐड करेंगे। एसिड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एसिड अगर आप कुछ नॉर्मल एसिड्स की बात करो, हमारे पास जो एसिड होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। इसके अलावा एक दो आप और याद कर सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SO4। तो इन एसिड्स को हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करवा के देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इस मेटल के अंदर एसिड ऐड करोगे तो जहां पे मेटल है वहां पे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बबल्स फॉर्मेशन होंगे। उन बबल्स को आप ट्यूब में से पास करो और उसको एक टब जो सॉफ्ट सॉल्यूशन का भरा हुआ है उसके अंदर से उस गैस को पास करो। तो कह सकते हैं वो गैस जैसे ही सॉफ्ट सॉल्यूशन में से पास होगी तो उस गैस के बबल्स जो है बन के निकलेंगे। फिर उन बबल्स को आपको टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करेंगे, एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक आप उस बबल के पास लेके जाएंगे और चेक करेंगे कि वो जो गैस का बबल है वो किस साउंड से, है ना, पॉप अप करता है ना, किस साउंड से बर्न करता है। तो ये रिएक्शन आपको परफॉर्म करवाना दोनों ही केसेस में आप कह सकते हो। एसिड और बेस के केस में हमारे पास ऑपरेटर सेम रहेगा। ये डायग्राम सभी बच्चों को अपनी नोटबुक के अंदर बनानी है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल्स की, तो जब आप मेटल्स को रिएक्ट करते हो विद एसिड्स तो ये जो बबल्स बन रहे हैं एक्चुअल में हमारे पास कह सकते हैं यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होती है जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद एसिड्स। और वो जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। और जो हाइड्रोजन गैस जैसे आप उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर से पास करोगे, हाइड्रोजन गैस का बबल बनेगा, ठीक। और उसके बाद जब आप बर्निंग मैचस्टिक लेके जाओगे, तिल्ली लेके जाओगे, कैंडल लेके जाओगे तो एकदम से पॉप का साउंड प्रोड्यूस करके बर्न करेगी।
और ये बेटा हमारे पास टेस्ट होता है ना। ये आपसे कोई पूछ ले कि आपको हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का टेस्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हो। आप बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लेके जाओगे और पॉप का साउंड प्रोड्यूस होता है तो आप कह दोगे वहां पे जो गैस है वो कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, तो देखते हैं जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद मेटल्स क्या होता है और विद नॉन मेटल्स क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल्स है ये जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम मेटल्स की बात करें, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये याद रखें, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और ये जो गैस है पॉप साउंड से बर्न करेगी। ये इसका टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को चेक करने का। तो जब हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो कह सकते हैं जो नॉन मेटल्स हैं दे आर जनरली नॉन रिएक्टिव इन केस ऑफ एसिड, और जो मेटल्स हैं ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। सेम रिएक्शन आप बेस के साथ करवा के देखेंगे। बेस की अगर हम बात करें, बेस में कुछ बेस आप याद रख सकते हो, जैसे बहुत नॉर्मली जो हम यूज में लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला अपने पास है NaOH, ये बेस है। ठीक है, आप फ्रेशली एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें और सेम जैसे हमने एसिड्स के केस में किया वैसे उस फ्लास्क के अंदर आप मेटल्स को रखें, उसके अंदर बेस ऐड करके देखें, चेक करो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, फिर क्या होता है। सिमिलरली कोई नॉन मेटल रखें, उसके अंदर बेस ऐड करके देखें, वहां पे भी चेक करो क्या होता है। तो जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो इन एक्टिविटी से जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं उनमें अगर हम बात करें, जो मेटल्स हैं रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो क्या कहते हैं दोनों ही केसेस में मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों ही केसेस में हमारे पास जो गैस प्रोड्यूस होगी वो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। और जैसा हमने ऊपर देखा नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शंस हैं विद नॉन मेटल्स और विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शंस होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं। ये रिएक्शंस आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप +1 +2 में चले जाएंगे तो उस लेवल पे आपको ये रिएक्शंस बताए जाएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि अगर आप एसिड्स को रिएक्ट करवाते हो तो जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं और मेटल्स रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली जो बेस के केस में जो मेटल है वो बेस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, और जो बेस के साथ नॉन मेटल्स का रिएक्शन देखें वो काफी कॉम्प्लेक्स है। कई केसेस में होता है, कई केसेस में नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। इसमें भी बेटा हम चेक कर सकते हैं, कई बार आपको ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन नहीं हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा वार्म करके भी देख लेते हैं ना। कई बार क्या होता है कि कोल्ड जो है एसिड या बेस जो है रिएक्ट नहीं कर पाता, तो आप थोड़ा सा वार्म करके उसको देख लेते हैं। कई मेटल्स ऐसा कह सकते हैं जो कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे। कई मेटल्स ऐसे हैं जो कम रिएक्टिव है, वो कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते, वो थोड़ा वार्म करने के बाद वो रिएक्ट कर जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो वार्म करने पे भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो हम कभी आगे हायर क्लासेस में देखेंगे क्या इनकी और प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन बेसिक फंडा एसिड और बेस का रिएक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। इस रिएक्शन से आप जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी बता सकते हो कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जैसा कि हमने बात की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन है जिससे आप फाइंड कर सकते हो मेटल्स के रिएक्टिविटी कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है, कैसे हम इस रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं और कैसे हम पता निकाल सकते हैं कि कौन सा मेटल रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव। सबसे पहले इसमें अगर बात करें इस रिएक्शन का जो बेस फंडा है, क्यों ये रिएक्शंस होते हैं, उसको अगर हम समझें
तो इसमें हम कह सकते हैं अ मोर रिएक्टिव मेटल, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, है ना। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है, मतलब उसको हटा के उसकी जगह वो खुद ले सकता है। बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल्स, है ना। तो बेटा हमारे पास जो मेटल्स, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, मोर रिएक्टिव मेटल्स, वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से कह सकते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उनको रिप्लेस करके खुद की जगह ले लेंगे। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है वो हाई रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी फंडा के ऊपर बेस्ड हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, जिसके लिए बेटा आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है। आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं 5 बीकर बना रखे हैं इसमें, जिसमें जो फर्स्ट 2 बीकर्स हैं ब्लू कलर के हैं, जिनके अंदर आप कह सकते हो आपके पास जो लिक्विड जो सॉल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट का। बीकर ए और बी के अंदर कॉपर सल्फेट CuSO4। थर्ड बीकर कलरलेस है, जिसके अंदर आप कह सकते हो जिंक सल्फेट है। फिफ्थ बीकर जो ई वाला बीकर है वो भी कलरलेस है, उसके अंदर भी जिंक सल्फेट है। और हमारे पास एक जो डी वाला बीकर बच गया वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का है, उसके अंदर हम कह सकते हैं आपने आयरन सल्फेट लिया हुआ है। तो ये 5 बीकर आपको लेने हैं, ABCDE, इनकी नेमिंग कर लेनी है। इनके अंदर जो सॉल्यूशन आपको फिल करना है, फर्स्ट में कॉपर सल्फेट, सेकंड में कॉपर सल्फेट, थर्ड में जिंक सल्फेट, फोर्थ में आयरन सल्फेट और फिफ्थ में फिर से जिंक सल्फेट। अब करना क्या है, अब इनके अंदर हम कुछ मेटल्स ऐड करके लेंगे। जैसे हम बात करें जो फर्स्ट बीकर है ए वाला, जिसमें कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर आपको ऐड करना है जिंक ग्रैन्युल्स, मतलब जिंक के पीसेस आपको ऐड करने हैं उसके अंदर। कॉपर सल्फेट बीकर बी में है, उसके अंदर आपको ऐड करने आयरन नेल, मतलब आप आयरन ऐड करोगे, ठीक है। थर्ड बीकर जो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें है, उसमें आपको ऐड करके देखना कॉपर टर्निंग्स, कॉपर के जो पीसेस होते हैं छोटे छोटे वो ऐड करेंगे। फोर्थ में जो डी वाला बीकर है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें है, उसमें हम ऐड करेंगे कॉपर टर्निंग्स Cu। और लास्ट ई वाले बीकर में जिसमें जिंक सल्फेट का उसमें ऐड करेंगे आयरन नेल। तो इन बीकर्स के अंदर जैसे ही आप ये मेटल्स डालते हो तो क्या होता है, आप देख सकते हो हमारे पास जो बीकर ए और बीकर बी है, इनके अंदर जो ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो चेंज हो रहा है ना, वो कलरलेस हो गए। और साथ में इसके बॉटम में कुछ पाउडरी सब्सटेंस ना डिपॉजिट हो जाता है। और सी, डी और ई बीकर है, इस केस में हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या है ये, रिलैक्स अभी समझेंगे ना, चीजें समझ में आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए और बी इन दो केस में रिएक्शन हुआ है, सी, डी और ई के केस में रिएक्शन नहीं हुआ है। ऐसा क्या हुआ है, अगर हम चेक करें केयरफुली, फर्स्ट केस में आपने कॉपर सल्फेट, पहले कॉपर का सॉल्यूशन ले रखा है कॉपर सल्फेट और उसके अंदर जिंक ऐड किया। यहां पे बेटा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। जो जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ब्लू कलर है वो गायब हो जाता है, कलरलेस लिक्विड बन जाता है। इसके लिए हमारे पास हमने यहाँ पे लिख भी रखा है इसको, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप जिंक या आयरन ऐड करते हैं तो वो कलरलेस क्यों हो जाता है, उसका रीजन है जिंक रिप्लेसेस कॉपर। जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जो मैंने CuSO4 लिया उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो जिंक है उस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। दैट इज व्हाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपीयर। इसी वजह से जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो डिसअपीयर हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है। एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम। और जो कॉपर रिप्लेस हुआ, पहले सॉल्यूशन के अंदर था कॉपर सल्फेट, अब जिंक ने जगह ले ली उसकी, ठीक है, जिंक ने कॉपर की जगह लेकर कॉपर को रिप्लेस कर दिया। कॉपर कहाँ चला जाएगा, उस बीकर के नीचे बॉटम में जाके सेट हो जाएगा।
तो कह रहा है एंड अ पाउंड्री रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, वो बॉटम के नीचे जाके बैठ जाएगा। इस केस में जो रिएक्शन हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। कॉपर सल्फेट CuSO4 अपने पास है, इसके अंदर आपने ऐड किया जिंक। तो यहाँ पे हम जब कह रहे हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा बेटा, जिंक इस कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा। तो अगर जिंक यहाँ आ जाता तो मेरे पास CuSO4 के लिए क्या बनेगा, ZnSO4। तो मेरे पास प्रोडक्ट में पहले कॉपर सल्फेट था, जब जिंक ऐड किया तो जो बनेगा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट। जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और ये कॉपर कहाँ चला जाएगा, अब लिक्विड के अंदर चला जाएगा और ये कॉपर अपने पास सेपरेट हो जाएगा, जो बॉटम में सेट हो जाएगा ना। पहले आप देख सकते हो इसका ब्लू कलर है और जैसे ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास ये लिक्विड जो है कलरलेस हो जाएगा। सिंपल इस केस में कह सकते हैं हम एक जो कंक्लूजन निकाले, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। जो सेकंड केस है बी, इसके अंदर भी रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि जो आयरन है ये कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, तभी हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ से भी कंक्लूजन निकलता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पे जो रिएक्शन हुई उसको अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ इस रिएक्शन को, सिंबल की फॉर्म में लिखूंगा, बाकी वर्ड्स यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस इसमें आपने ऐड किया आयरन Fe, बनेगा आयरन है, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, इसलिए खुद ले लेगा तो बनेगा FeSO4 प्लस, ये कॉपर है ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा Cu। तो ये अपने पास जो है बीकर बी के अंदर जो रिएक्शन होगी, जो आप कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्ट करवाएंगे। ठीक, अब कह सकते हैं C, D और E इन तीन बीकर्स के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमने जिंक सल्फेट के अंदर कॉपर डाला, मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। और बीकर ए में देखें, जिंक कॉपर को रिप्लेस करता है लेकिन कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं करेगा। फिर यहाँ पे अगर चेक करें, कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं आयरन अगर कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इस केस में हम कह सकते हैं कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर रहा, तो जो कॉपर है आयरन से कम रिएक्टिव है। और बीकर ई की बात करें तो आप जिंक और आयरन को रिएक्ट करवा रहे हो, यहाँ भी रिएक्शन नहीं हो रहा, तो मैं कह सकता हूँ आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। आयरन जो है जिंक से कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तभी जो है आयरन इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप अलग अलग मेटल्स को आपस में रिएक्ट करवा के देख सकते हो, रिएक्शन हो रहा है तो आप कह दोगे वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है जिस वजह से उसको रिप्लेस कर देता है। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा तो वो मेटल कम रिएक्टिव। यहाँ पे अगर इनके सीक्वेंस बनाए कि इन तीनों में से आयरन, कॉपर और जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेटा अपने पास यहाँ पे आता है जिंक। इन तीनों में से बता रहा हूँ जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उससे कम रिएक्टिव की अगर अपन बात करें, अपने पास आता है आयरन, Fe लिख सकते हो, और उससे भी कम रिएक्टिव अपने पास है कॉपर। यदि अपने पास सीक्वेंस बनती है जिंक, आयरन और सबसे कम रिएक्टिव है कॉपर। ठीक है, तो बड़ा ऐसा आपने एक जूनियर क्लासेस में 7th क्लास के अंदर आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा ना। आपको अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देते हैं उसके अंदर आप आयरन नेल डिप कर देते, थोड़ी देर बाद आप उस आयरन नेल को निकालोगे तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है, कॉपर कलर की हो जाती है। क्यों हो जाती है, यही वाला रिएक्शन होता है वहाँ पे, ये वाला है ना, आयरन नेल वो क्या करेगी, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसमें कॉपर को रिप्लेस कर देगी, जो लिक्विड है वो ब्लू से कलरलेस हो जाएगा, और जो कॉपर वहां से बनता है उस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होता है, जिससे कि जो आयरन नेल है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो ये सब हमारे पास हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इस चैप्टर का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और बचता है, वो हमारे पास यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
चलिए वो भी हम आज ही निपटा देते हैं, देखते हैं क्या क्या यूजेस हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यूजेस हमारे पास है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। अगर सबसे पहले हम बात करें मेटल्स की, मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग। आपने वैसे जनरली देखा होगा मेटल्स की चीजें कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो वही इसके यूजेस हो गए। जैसे हमारे पास मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, है ना, मशीन्स जो बनती हैं मोस्टली मेटल्स की बनती हैं। ऑटोमोबाइल्स, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर मेटल्स के बनते हैं। एरोप्लेन्स के अंदर मेटल यूज होता है। इंडस्ट्रियल गैजेट्स, इसके अलावा कुकिंग यूटेंसिल्स जो आप घरों में बर्तन यूज करते हैं। वाटर बॉयलर्स मेटल के होते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी की अगर आप बात करो जो आप पहनते हो गोल्ड सिल्वर की, दे आर ऑल्सो मेटल। बाकी आप यूजेस अपने एक्सपीरियंस के ऊपर लिख सकते हो, जहां जहां भी आपको लगता है मेटल यूज होता है वो मेटल्स का यूज लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में आपको कुछ गैस करने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नॉन मेटल के यूजेस लिखे हुए हैं। इन यूजेस को पढ़ के आपको बताना है कौन सा नॉन मेटल इनमें यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है? विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जो आप ब्रीथिंग के टाइम पे बॉडी के अंदर इनहेल करते हो। कौन सा है? ऑक्सीजन, राइट। सभी को आंसर पता होगा। तो इस केस में हमारे पास आता है ऑक्सीजन, जो कि एक नॉन मेटल है ना। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। सेकेंड हम बात करें, नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये अभी हमने जो पीछे चैप्टर किया था जिसके अंदर हमने फर्टिलाइजर और मैन्योर की बात की थी, वहां पे हमने बात की थी जो फर्टिलाइजर्स इनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे हम कहते हैं प्लांट की ग्रोथ होती है। तो इसके अंदर जो मेनली नॉन मेटल्स हम यूज करते हैं, आप कह सकते हैं कि हमारे पास आता है इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। दोनों ही बहुत जरूरी हैं प्लांट्स के लिए, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। थर्ड हम बात करते हैं नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन। बेटा वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसमें भी आप नॉन मेटल का एक यूज करते हैं जो कि हमारे पास है क्लोरीन। इसका बेटा यूज हम करते हैं मोस्टली जर्म्स को किल करने के लिए ना। जब आपके घरों में पानी की सप्लाई दी जाती है, ड्रिंकिंग वाटर भेजा जाता है, उससे पहले वाटर के ऊपर बहुत सारे प्रोसेसेस लगाए जाते हैं। उन्हीं प्रोसेसेस में एक प्रोसेस होता है कि वाटर के अंदर जो जर्म्स हैं उनको मारा जाता है। उस प्रोसेस के अंदर आप क्लोरीन का यूज करते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। बेटा कहीं आपको चोट लगी हो, वैसे तो ना लगे बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को चोट लगी है या फिर आप अभी किसी फ्रेंड के साथ किसी हॉस्पिटल में गए तो जब आपको वो पट्टी बांधते हैं, पट्टी बांधने से पहले आपके जो घाव होते हैं, मुंड्स होते हैं, उनके ऊपर एक लिक्विड लगाते हैं ना। जो कंपाउंडर जो डॉक्टर होते हैं लिक्विड अप्लाई करते हैं जो पर्पल कलर का होता है, उसको हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं कि वहाँ पे जो है इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए आप इसको यूज करते हो। वहां पे हम कौन सा नॉन मेटल यूज करते हैं? एनी गेस? चलिए यहाँ पे हम बेटा यूज करते हैं आयोडीन। यहाँ पे हम यूज करते हैं आयोडीन, और आयोडीन को भी हम कह सकते हैं आप इसको अल्कोहल के अंदर मिक्स करते हो। अल्कोहल के अंदर आयोडीन मिक्स करते हैं और ये जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम कहते हैं टिंचर। टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये यूज किया जाता है वुंड्स के ऊपर एज एन एंटीसेप्टिक। अल्कोहल के अंदर आयोडीन, इसको हम कहते हैं टिंचर। लास्ट अगर बात करें नॉन मेटल्स यूज्ड इन द क्रैकर्स, जो बेटा आप दिवाली में क्रैकर्स यूज करते हो, फायरवर्क्स यूज करते हो, इनके अंदर भी नॉन मेटल्स यूज होते हैं। इनके अंदर जो नॉन मेटल्स यूज होते हैं उनकी अगर हम बात करें, इनमें जो नॉन मेटल यूज होते हैं एक तो सल्फर और एक कह देते हैं फॉस्फोरस। ठीक है,
तो ये आप कुछ लर्न कर लेंगे, बाकी आप नॉन मेटल्स के यूज़ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जहाँ लगता है कि हम नॉन मेटल्स को यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से आप इनके यूजेस लिख सकते हैं। तो इस लास्ट टॉपिक के साथ यहीं पे हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ में लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।